Hi everyone. So today we start with organic spectroscopy. ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम सुन के सबको ऐसा लगता है ओ माय गॉड ये तो बहुत टफ होने वाली है, बट अगर आपको इन जो भी इसमें टेक्निक्स स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स यूज जो भी हम पढ़ेंगे आगे, तो उनका जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो गए हैं. ठीक है, तब ये जो टॉपिक है इट रियली गोना बी इंटरेस्टिंग. ओके, तो ऑर्गेनिक में अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो वहाँ पे हम जस्ट डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स को हम एज ए एप्लीकेशन यूज करते हैं टू फाइंड आउट द वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड. अब हमें पता है ऑर्गेनिक में कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन इतने एटम्स को जोड़ के हम डिफरेंट कंपाउंड्स हम ऑर्गेनिक के जो हैं दिन प्रतिदिन बनते जा रहे हैं, बना रहे हैं. ठीक है, साइंटिस्ट जो हैं वो कंपाउंड्स नए नए कंपाउंड्स को जनरेट करते हैं. तो अब उनके स्ट्रक्चर किस तरह से डिटरमाइन होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में. तो बेसिकली अगर हम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो इट जस्ट यूज ऑफ spectroscopy techniques for determining स्ट्रक्चर, और आप कह सकते हो केमिकल स्ट्रक्चर कि किस तरह से कौन सा एटम किस एटम के साथ जुड़ा है, किस तरह का बॉन्ड है, उसके ऊपर उसके बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, हम टेक्निक्स को यूज करके हम वो पूरा स्ट्रक्चर जो है डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एंड स्पेक्ट्रोमेट्री वी हैव टू टर्म्स. ठीक है, वी हैव टू टर्म्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड स्पेक्ट्रोमेट्री. इसमें जो स्पेक्ट्रोस्कोपी, जनरली हम स्पेक्ट्रोस्कोपी ही पढ़ने जा रहे हैं अभी. ठीक है, इसमें हम 3-4 टेक्निक्स पढ़ेंगे. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्ड का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए. कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का मतलब क्या है, उसको नाम ही ऐसा क्यों दिया. ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है कि हम यहाँ पे रेडिएशंस को यूज करते हैं. जिन जिन टेक्निक्स में हम रेडिएशंस को यूज करते हैं, मेनली ईएम रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम यूज कर रहे हैं, उनको हमने नाम दिया है स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, अब स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है, स्पेक्ट्रोमेट्री में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करते हैं. ठीक है, वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम. अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसमें काफी एग्जाम्पल आ रहे हैं. आईआर आ रहा है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर, ठीक है, यूवी. अब आपको पता है ये ईएम रेडिएशन की ही हैं. ठीक है, ये ईएम रेडिएशन है, यूवी, एंड यहाँ पे भी हम ईएम रेडिएशन ही यूज करते हैं. वो हम आगे जब एनएमआर को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसको जानेंगे. ठीक है, एंड ये इसके एग्जाम्पल्स आगे. एंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम मतलब मास, इसमें एग्जाम्पल आ जाता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री का. अब यहाँ पे क्या है, कोई भी हम मॉलिक्यूल लेते हैं उसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन बीम छोड़ देते हैं. ठीक है, तो ये तो बात की बात है. अभी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ रहे हैं तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही डील करते हैं. अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल है. ठीक है, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, इस तरह से मॉलिक्यूल. इसके ऊपर हमने क्या किया, ईएमआर रेडिएशन जो है वो क्या की, इंसिडेंट की. ठीक है, हमने डाल दी. अब कोई रेडिएशन आई है तो मतलब वो मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगी, ऑब्वियसली करेगी. तो यहाँ पे इंटरेक्शन होगा, इनका इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद रेडिएशन. कोई भी रेडिएशन, जैसे अब मैं आगे आपको बताऊंगी जब ईएमआर रेडिएशन हम पढ़ेंगे कि कौन सी रेडिएशन किस स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होती है. तो हमने यहाँ पे किसी भी वेवलेंथ की, किसी भी फ्रीक्वेंसी की हमने डाल दी रेडिएशन तो मॉलिक्यूल के ऊपर, तो वो उन आपस में उनमें कोई ना कोई इंटरेक्शन होगी, कुछ ना कुछ. वो इंटरेक्शन के बाद चेंज भी आएगा. ठीक है, तो इंटरेक्शन के बाद जो चेंज आया, यहाँ पे कोई ना कोई चेंज आया, क्योंकि अब कुछ भी चीज आपकी टकरा रही है या इंटरेक्ट कर रही है तो वो कुछ ना कुछ तो चेंज करेगी. अब जो चेंज आया उसको हम इंटरप्रेट करते हैं कि पहले कैसा था मॉलिक्यूल एंड बाद में क्या चेंजेस आए हैं. ठीक है,
उसके बेस के ऊपर हमारी ये डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपीज जो हैं वो बनी हुई है। दिस इज द बेसिक आपका एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक जो होता है कि उसमें किस तरह से काम होता है, उसमें हम क्या काम करते हैं। तो हम लास्ट में क्या करते हैं, जो ये इंटरेक्शन से चेंज आया उसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, जो भी चेंजेस आए हैं। तो दिस इज जस्ट अ बेसिक कि होता क्या है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे कि सन है हमारे पास, वी हैव बस अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारे पास सन है, ठीक है। इस तरह से बना देते हैं, थोड़ी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, ड्राइंग तो वैसे मेरी ऐसे बेकार सी है, ठीक है। तो सन जो है ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑन द अर्थ, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ से हमारी जो है लाइट रेडिएशंस, एक तरह के रेडिएशंस हमारे तक पहुंचती हैं, लाइट रेडिएशंस, और वो थ्रू वैक्यूम ट्रेवल करती हैं, और वो किससे बनी होती हैं, फोटोन से। मतलब यहाँ से आपकी रेडिएशंस आ रही हैं, ये रेडिएशंस जो हैं इन ये फोटोन से मिलके बनी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो सन से फोटोन्स ट्रेवल करके आ रहे हैं, ठीक है। फोटोन्स क्या होता है, क्वांटा ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब क्या है, सन से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, वो रेडिएशन जो है ईएम रेडिएशन आप लिख सकते हो, ठीक है। वो रेडिएशन जो है वो फोटोन से मिलके बनी हुई है, वो फोटोन क्या है, वो क्वांटा ऑफ एनर्जी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सन से फोटोन्स जो है वो जनरेट हो रहे हैं, जो क्वांटा ऑफ एनर्जी, और आप इसको क्या कह सकते हो, पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि ईएमआर कुछ नहीं होती है, एक्चुअल में फोटोन ही ट्रेवल करते हैं, ठीक है। अब ये देख के हमने कि ईएम रेडिएशन फोटोन से मिली है, फोटोन क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ईएमआर हम कह रहे हैं, ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो सिर्फ एक फोटोन जो है वही ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम द सन, ठीक है। और उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग कुछ फोटोन छोटी वेवलेंथ के होंगे, ठीक है, कुछ मतलब छोटी वेवलेंथ से चलते हैं। अब उनकी एनर्जी अगर कम है तो कम ही खर्च करना चाहेंगे ना, तो कम कम ऐसे छोटी वेवलेंथ से चलना चाहेंगे, ठीक है। तो कुछ लंबी वेवलेंथ से चलते हैं, ठीक है, जिनकी ज्यादा है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कि फोटोन्स की एनर्जी किस ज्यादा है, कुछ की ज्यादा है, कुछ की कम है। तो उसके बेस के ऊपर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अरेंज किया हुआ है अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो उस जो आपकी अरेंजमेंट है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पे एक्स रेज आती हैं सबसे पहले, या आप गामा रेज, चलो एक्स रेज ले लो, चलो गामा रेज ले लो, सबसे पहले तो गामा रेज आती हैं, उसके बाद आप एक्स रेज। एक्स रेज में तो वो बोल रही थी कि चलो एक्स रेज से शुरू करें, चलो गामा रेज से शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट सारी रेज मैं लिख देती हूँ ऐसी काफी। देन एक्स रेज के बाद आती है यूवी विजिबल, ठीक है। उसके बाद आती है आईआर, एंड देन माइक्रोवेव, और यहाँ पे लास्ट में आती है रेडियो वेव्स, ठीक है। फिजिक्स में आपने, अगर किसी ने फिजिक्स पढ़ी है तो आपने रेडियो वेव्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो उनकी वेवलेंथ आपको पता होगी सबसे ज्यादा होती है, तो आपकी वेवलेंथ इस साइड को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। एंड जो आपकी एनर्जी है, अगर हम एनर्जी की बात करें, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, वो डिक्रीज कर रही है, अगर हम इस तरफ को देखें, ठीक है। आप एक वेवलेंथ की टर्म में याद कर लो। अब हम ये बताने का क्या मतलब है, अब ये जो रेज हैं डिफरेंट, ये डिफरेंट इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में यूज होती हैं, और उसके बेस के ऊपर उनका नाम है। अगर हम गामा रे, और इनका काम क्या है हम वो भी देखेंगे। अगर हम गामा रेज की बात करें एंड एक्स रेज की, अब इनकी एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी मैक्स है, इस तरफ को जाते हैं तो एनर्जी मिनिमम हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल मिनिमम हो जाती है, ठीक है। अगर हम गामा रेज एंड एक्स रेज की बात करें तो इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो ये क्या करती हैं, बॉन्ड को ही ब्रेक कर देती हैं। इतनी ज्यादा एनर्जी है तो इनका काम क्या है, बॉन्ड को ब्रेक कर देंगी, ठीक है। उसके बाद यूवी विजिबल,
यूवी विजिबल जो आपकी ईएम रेडिएशन है, इस ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करती है और इसको हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। ठीक है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद उसके बाद कौन सी है, आईआर है। ठीक है, आईआर की बात कर लेते हैं। आईआर में क्या होता है, बोन की वाइब्रेशंस करवाती है ये। ठीक है, इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये बोन को ही वाइब्रेट करा पाती है, ज्यादा कुछ नहीं कर पाती है। तो इसको हम किस में पढ़ते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, जो एमएससी में है उनको तो काफ़ी आइडिया होगा इसके बारे में, अगर उन्होंने बीएससी में पढ़ा है कि बोन वाइब्रेट एंड देन उसको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ रहे हैं, फिर भी एक जर्नल रिव्यू देना बहुत ज़रूरी होता है जब चैप्टर शुरू करते हैं। देन उसके बाद माइक्रोवेव्स की बात करें, माइक्रोवेव्स क्या कर जाते हैं, बोन की रोटेशन करवा सकते हैं। ये बॉन्ड, अब आप देखो जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते थे, रोलिंग मोशन जो है उसकी एनर्जी मतलब वो ज्यादा, उसमें फ्रिक्शन कम लगती है। ठीक है, तो वाइब्रेट करने से रोलिंग करने में, बॉन्ड को रोटेट करने में आपको कम एनर्जी खर्च होने वाली है। ठीक है, तो ये अब माइक्रोवेव्स की स्टिल लोअर एनर्जी है देन आईआर, तो ये बॉन्ड को रोटेट ही करेगा। ठीक है, वाइब्रेशनल या फिर आप इसको माइक्रोवेव, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये पढ़ते हो आप माइक्रोवेव, तो इसको आप, उसके बाद जो लास्ट है दैट इज रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की एनर्जी बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये कुछ नहीं करता, न्यूक्लियर स्पिन की ट्रांजिशन करा देता है ये। ठीक है, ट्रांजिशन मतलब आपका अगर न्यूक्लियस एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो फिर ये अगर हम इसके ऊपर रेडियो वेव्स डालेंगे, ठीक है, तो ये इसकी ट्रांजिशन करा देगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना शुरू कर देगा। तो इसको हम पढ़ते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, जो अभी हम शुरू करने वाले हैं। तो दिस इज जस्ट अ बेसिक टू स्टार्ट एनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू करने वाले, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि क्या उसमें यूज होता है, क्या चीज आप उसमें देखते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, उसके आप कोई भी ईएम रेडिएशन डालते हो, देन उस मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, आपस में विद द रेडिएशन इंटरेक्शन मॉलिक्यूल, एंड कुछ ना कुछ तो चेंज वो करेगी, चेंज करेगा, तो जो चेंज आएगा उसको इंटरप्रेट करना, वो हम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, विच इज नोन एज, अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब ये देखो 3 शब्दों से मिलके ये बना हुआ है, मतलब इसमें इसका भी कुछ ना कुछ रोल होगा, मैग्नेट का भी कुछ ना कुछ रोल होने वाला है, रेजोनेंस कंसेप्ट का भी कुछ ना कुछ रोल होने वाला है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक एक करके जो इसका न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में ये जो 3 शब्द है, सबसे पहले तो इन्हीं की चर्चा हम करेंगे। तो मतलब ये बेसिक हम जो है वो हम इसमें पढ़ने वाले, बेसिक चीजें जो भी हैं। तो हमने न्यूक्लियर में हमने ये पढ़ लिया कि इसमें हमने पीछे जब हम बेसिक कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि इसमें न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन होती है। ठीक है, तो मतलब इसमें हमें न्यूक्लियर की स्पिन से डील करना है। ठीक है, सो वी हैव टू डील विद द न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन, तो वहां से हमने न्यूक्लियर लिया है। ठीक है, मैग्नेटिक ये है। अब यहाँ पे एक तो हमारे जो ये न्यूक्लियस है उसके पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, एंड हम एक्सटर्नल एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगाएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, एंड उसके बाद हमारे पास रेजोनेंस का कंसेप्ट है जो डिटेल में हम लास्ट में पढ़ेंगे। बस मैं आपको अभी इतना बता देती हूँ कि इसको ऑर्गेनिक की जो ये कंजुगेशन वाली रेजोनेंस होती है ना, उससे हमें वो नहीं करना है इसको रिलेट, दिस इज सेपरेट फिनोमिना। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, बिकॉज दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अभी के लिए ये जो 2 हैं ये चीजें, इन 2 वर्ड्स का, कि यहाँ पे हम न्यूक्लियर स्पिन से डील करेंगे एंड हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं
बेसिक यही है। अगर हम बेसिक की बात करें कि हमने मॉलिक्यूल लिया है एक, ठीक है, हमने एक मॉलिक्यूल लिया, उसके ऊपर हमने क्या डाल दी, रेडियो वेव्स डाल दी। अब आपके पास ईएम रेडिएशन जो है वो पर्टिकुलर होगी, क्योंकि हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी पर्टिकुलर कर दी। ठीक है, यहाँ पे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी भी लिख देते हैं। आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी पर्टिकुलर कर दी, तो यहाँ पे आपकी जो ये ईएम रेडिएशन है वो भी पर्टिकुलर हो गई, रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स आपने डाली। जब रेडियो वेव्स मॉलिक्यूल के साथ आपके इंटरेक्ट करें, ठीक है, तो अब मेनली तो फोटोन्स ही ट्रेवल कर रहे हैं। फोटोन्स जब मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे तो कुछ ना कुछ तो चेंज करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे वो न्यूक्लियर स्पिन को चेंज करेंगे, अफेक्ट्स न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है, अगर आपका ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, ठीक है, न्यूक्लियस, तो उसको आप उसका स्पिन चेंज कर देंगे, उसको एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम इसको बताएं कि इस तरह से हमारे पास 2 लेवल्स हैं, ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे एक आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, जब यहाँ से हमने रेडियो वेव्स इसमें डाली तो इसका क्या है, एनर्जी एक्साइट हुई, कुछ डेल्टा ई एनर्जी इसने क्या कर ली, एब्जॉर्व कर ली, डेल्टा ई से एच न्यू, ये इसने एब्जॉर्व कर ली। ठीक है, एंड अब एब्जॉर्व करके इसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, तो वो हायर एनर्जी में गया, हाई एनर्जी में गया तो उसने क्या कर लिया, अपना स्पिन जो है वो चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये डेल्टा ई के इक्वल है। तो ये हम इसमें ये बेसिक जो कंसेप्ट है। अब हम यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस जो है, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे न्यूक्लियस से ही डील करने वाले हैं। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल कैसे है, देखो, मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, इनसे मिलके बना हुआ है। इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, नो चार्ज। न्यूट्रॉन जो है उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, और इनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो इसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है, ओवरऑल चार्ज ऑन न्यूक्लियस, वो आ जाता है पॉजिटिव। ठीक है, अब ये पता चल गया हमें कि अच्छा न्यूक्लियस चार्ज स्पीसीज है, और ये न्यूक्लियस जो है ये स्पिन कर रहा है। स्पिन इन द सेंस, जैसे आपकी ये एक्सिस है तो इस एक्सिस के अलोंग ये स्पिन कर रहा होगा। ठीक है, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग ये स्पिन कर रहा होगा इस तरह से। तो अब कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जब रोटेट इस तरह से स्पिन करता है तो उसकी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ये आपके पास ये न्यूक्लियस है, और ये किसी भी ये स्पिन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जनरेट इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिसको हम BN लिख देते हैं। ठीक है, मतलब जब भी कोई, इसको अपने दिमाग में रखना है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल स्पिन करता है, ठीक है, तो उसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो BN की जो वो है मैग्नीट्यूड, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब मैग्नीट्यूड आपका सेम होगा, चाहे वो आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। बोलने का मतलब है कि अगर आपका ये न्यूक्लियस क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड BN का वो क्या होने वाला है, सेम। ठीक है, बट जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होने वाली है। ठीक है, ये 2 स्पिन ही अभी हमने, और ये 2 स्पिन इसलिए लिए बिकॉज वी आर डीलिंग विद H11 हाइड्रोजन एटम के साथ जब हम डील कर रहे हैं तो वी हैव ओनली 2 स्पिन स्टेट। एक हम क्लॉकवाइज ले लेते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज। इन द सेंस वो हम अभी पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है। ठीक है, तो हमने ये 2 कि बस इनका, अगर एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है न्यूक्लियस और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो इनका जो जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड है न्यूक्लियस की, वो सेम वैल्यू की होगी, बस चेंज किस में आएगा, डायरेक्शन में आएगा। एक हमारी अपवर्ड हो रही है और एक हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है।
तो यहाँ से हमें न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी करने के बाद हमें ये पता चला कि न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज टाइनी मैग्नेट, छोटा सा मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट की तरह अभी इसने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दी तो इट एक्ट एज ए मैग्नेट। ठीक है, तो इसको आप हाईलाइट करके लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सिलेक्शन रूल। ठीक है, अब कोई भी आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे तो उसमें बेसिक प्रिंसिपल एंड देन सिलेक्शन रूल एंड देन ग्राफ। अब सिलेक्शन रूल जो है ये बताता है कि कौन से मॉलिक्यूल एनएमआर एक्टिव होंगे एंड कौन से एनएमआर इनएक्टिव होंगे। ठीक है, तो हमारे पास न्यूक्लियस हमें पता है उसके पास स्पिन है। ठीक है, वो घूम रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब उस स्पिन को हमने नाम दिया है न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है, और उस स्पिन को एक क्वांटम नंबर से हम डेजिग्नेट करते हैं जिसको हमने बोला है न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, हमने बोला है, जैसे अगर मैं बोलूं कि सिलेक्शन रूल है तो उसमें हमने जिस तरह से हमारे पास हमने क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़े थे, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन क्वांटम नंबर, वैसे ही न्यूक्लियस भी स्पिन कर रहा है तो उसको भी हमें वो करने के लिए, एक समझने के लिए हमने क्वांटम नंबर जो है वो असाइन किया है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, एंड इसको हमने कैपिटल आई से डेजिग्नेट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेक्शन रूल क्या है, आई की दो तरह की वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है, आई एक तो हमारे पास आई हो सकता है कि आई दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा है जहां पे आई जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब I इज इक्वल टू 0 मतलब कोई स्पिन ही नहीं है। ठीक है, ये स्पिन के बारे में बता रहे हैं कि आपका स्पिन की डायरेक्शन क्या होगी, आपकी पॉजिटिव में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो अब यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर जो है, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर वो 0 है, मतलब आपके पास कोई स्पिन नहीं है। ठीक है, मतलब स्पिन जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, तो अब स्पिन एब्सेंट है, जब हम स्पिन से खेला खेल रहे थे, स्पिन से ही हम सारी बातें हमने स्पिन के साथ ही करनी थी, स्पिन ही चेंज हो रहा था, अब स्पिन ही नहीं है तो ये एनएमआर इनएक्टिव होने वाला है। ठीक है, दूसरी जगह यहाँ पे आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पिन प्रेजेंट है। ठीक है, अब स्पिन प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली ये एनएमआर क्या होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, यहां से हमें ये इतना पता चल गया। ठीक है, अब हमने क्या किया है, बहुत से मतलब साइंटिस्ट ने बहुत से न्यूक्लियस लिए एंड उनकी आई वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, आई वैल्यू फाइंड कर ली, जो जिस न्यूक्लियाई की आई वैल्यू 0 है वो उनको हमने एनएमआर इनएक्टिव बोल दिया। ठीक है, और जिनकी हमारी कुछ ना कुछ स्पिन आई की वैल्यू कुछ ना कुछ आई है तो उसमें स्पिन भी आया है तो उनको हमने एनएमआर एक्टिव बोल दिया साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब न्यूक्लियाई को देख के हम ये नहीं बता सकते कि क्या ये न्यूक्लियाई आपके पास न्यूक्लियाई दे दिए। ठीक है, और आप ये नहीं बता सकते कि अच्छा ये न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव है या एनएमआर इनएक्टिव है, तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू की जरूरत होगी। तो वो हम जो है वो साइंटिस्ट ने निकाली वैल्यू, उसका एक टेबल बनाया एंड देन जो है वो हमने असाइन कर दिया कि कौन सी वैल्यू, कौन सा जो न्यूक्लियाई है वो एनएमआर एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव है। तो जब वैल्यूज निकाल रहे थे तो यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस आ रहे थे। 3 केसेस इन द सेंस किस तरह से आ रहे थे, अगर हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड एग्जाम्पल्स, ये 3 कॉलम बना ले। ठीक है, तो अगर हमारे पास कुछ न्यूक्लियाई की जो एटॉमिक नंबर की वैल्यू अगर इवन आ रही है एंड मास नंबर की भी हमारी वैल्यू इवन आ रही है तो उनका जो आई की वैल्यू जो जनरली आई, ठीक है, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो 0 आई। ठीक है,
तो मतलब आई की वैल्यू 0 तो NMR इनएक्टिव। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो हमने ये इवन इवन लेने हैं, C612 O8 16 इस तरह के, ठीक है। अब दूसरा केस क्या बनता है कि आपका जो एटॉमिक नंबर है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है, ओड भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन मास नंबर की जो वैल्यू है वो ओड ही आई, ठीक है। तो ये इसमें जो स्पिन है वो आया, और वो आया फ्रैक्शन में, जैसे हाफ, देन 3/2, 5/2, इस तरह से, ठीक है, मतलब हाफ के मल्टीपल में आया, ठीक है। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो 1H1, ठीक है, C613 एटसेट्रा। तो जनरली हम यही वाले पढ़ते हैं। अब ये क्यों पढ़ते हैं ये आपके धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अब जो थर्ड केस था उसमें आपकी एटॉमिक नंबर की वैल्यू जो है वो ओड आई, ठीक है, और ये आपकी इवन आई मास नंबर की, ठीक है। तो आपके पास यहाँ भी कोई ना कोई स्पिन आया, और यहाँ पे जो स्पिन आ रहा है वो 1 के मल्टीपल में आ रहा है। किस तरह से? 1 2 3 इस तरह से। और हम इसकी बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन 7 14 आ जाता है। इस तरह के न्यूक्लियाई जो है उनका जो स्पिन की वैल्यू है वो होल नंबर में 1 के मल्टीपल में आती है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने टेबल बना दिया एक, ताकि हमें समझने में, हमें याद रखने में एक आसानी हो जाए कि उन्होंने डिफरेंट वैल्यूज निकाली एंड उन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर ये टेबल बनाए कि जिन न्यूक्लियाई में एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दोनों इवन थे उनमें आई की वैल्यू 0 थी, मतलब वो NMR इनएक्टिव थे। एंड जहां पे एटॉमिक नंबर आपका इवन एंड मास नंबर ओड, इस तरह से तो आपका इस तरह से आता है। अगर आपका एटॉमिक नंबर ओड हो जाए एंड मास नंबर इवन हो जाए तो इस तरह से आपकी वैल्यूज आती हैं। एंड एग्जाम्पल उन्होंने टेबल बना दिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है स्पिन स्टेट्स, ठीक है। क्या आता है? स्पिन स्टेट्स। अब जैसे कि हमने स्पिन के को हमने किससे पता लगाया? आई से पता लगाया, ठीक है। एंड आई के जो वैल्यूज हैं वो डिपेंड करती है, वो आपकी प्लस आई से माइनस आई के बीच में होनी चाहिए। मतलब प्लस आई से जितनी वैल्यूज होंगी उतनी स्पिन स्टेट्स होंगी। ऑब्वियसली आपकी 2 वैल्यूज आ गई तो 2 स्पिन स्टेट, 3 आ गई तो 3 स्पिन स्टेट्स। तो इसके बीच में मतलब आपकी जो ये सीक्वेंस है आप इस तरह से लिख सकते हो कि आई प्लस आई के बाद प्लस आई -1, देन प्लस आई -2, देन प्लस आई -3, तब तक होता रहेगा जब तक ये माइनस आई ना हो जाए, ठीक है, इस तरह से। तो इसके बीच में आपकी जो स्पिन स्टेट्स की वैल्यू है वो फिट आएंगी, ठीक है, वो फिट आ गई। अब आपको अगर निकालने के लिए आ गया कि कैलकुलेट स्पिन स्टेट, तो आप कैसे निकालोगे? टू कैलकुलेट स्पिन स्टेट्स, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है दैट नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स दैट इज इक्वल टू 2ni + 1, जहां पे n क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अगर आपको एक न्यूक्लियाई दिया है मतलब तो एक n की वैल्यू 1 आ जाएगी। n अगर आपके पास 2-3 न्यूक्लियाई दिए हुए हैं तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो सबसे पहले हम 1H1 का निकालते हैं। आपको 1H1 दिया है, अब आपको दिख रहा है एक ही दिया है, ठीक है। तो इसकी आपको नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स आपको निकालनी है, ठीक है। तो अब ये मैं आपको करके बता देती हूँ। C612 का आप खुद करिए, नाइट्रोजन 714 का भी आप खुद करना, ठीक है, वो मैं करा दूंगी, ठीक है। एंड देन अब इसका करते हैं। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है 2ni + 1, किसका? नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स का, ठीक है। अब हमने n की वैल्यू 1 है क्योंकि एक ही न्यूक्लियाई आपको दिया हुआ है, ठीक है, एक ही हाइड्रोजन, एक एटम का एक ही न्यूक्लियाई, ठीक है। i की वैल्यू होती है इसके लिए हाफ, ठीक है। तो हमने i की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे +1 कर दिया। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे जब, तो हमारे पास 2 स्पिन स्टेट्स आ जाएंगी, ठीक है। तभी हम 1H1 में 2 लेवल्स ही पढ़ते हैं, और वो 2 लेवल्स कौन से हैं वो आगे आगे आपको पता चल जाएगा। सो विद दिस टुडेज लेक्चर इज ओवर। आई होप you enjoyed this and you gain lot of information from this lecture. Thank you.